बच्चों, अब सभी लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल इजी नीट पे। आज हमारा डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन का 4th लेक्चर है एंड ये लास्ट लेक्चर है। ठीक है, कल हम इसका क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन करेंगे और परसों इसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन करेंगे। ठीक है, और आज हम क्या क्या पढ़ेंगे। आज हमारा जो मेनली 2 टॉपिक है, एक है डाइजेस्टिव रिएक्शंस और दूसरा है एब्जॉर्प्शन। ठीक है, और डिसऑर्डर्स कुछ है जो कि बहुत ही इजी होते हैं। अब सभी लोगों को पता है डिसऑर्डर्स बहुत ही इजी होते हैं, वो सारे हैं। ठीक है, और मैंने नोट्स में सारा कुछ मैंने कवर कर दिया है, पूरे चैप्टर को अच्छे से मैंने समझा दिया है आपको। और ये जैसे कि हमारा लास्ट लेक्चर है, ये आज अच्छे से पढ़ लेना। और एक बात जो मेन है, एनसीईआरटी को एक बार और रीडिंग पढ़ लेना। ठीक है, अगर आपने एक बार पढ़ा है तो फिर ओके, अगर नहीं पढ़ा है तो एक बार रीडिंग पढ़ लेना। ठीक है, क्योंकि ज़रूरी है। मैंने एनसीईआरटी का हर एक डायग्राम जिससे क्वेश्चन आ सकता है या फिर आया है प्रीवियस ईयर में, सारा कुछ डायग्राम मैंने आपको करवा दिया है। और मैंने आगे भी मैंने ऐसा ही प्लान किया है, जो भी डायग्राम एनसीईआरटी से आता है क्वेश्चंस के तौर पर एग्ज़ाम में, वो सारे डायग्राम मैं आपको करवा दूंगा। ठीक है, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो डायग्राम समझने में। तो चलो, आज की जो हमारा क्लास है उसको स्टार्ट करते हैं। बहुत ही आज का क्लास हमारा चिल करने का है, रिलैक्स में करो आज का क्लास। ठीक है, चलो स्टार्ट। देखो, डाइजेस्टिव रिएक्शंस है, इसमें समझने का तो कुछ है नहीं, आपको सभी ये याद रखना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन मैं आपको बता दूंगा कि आपको कैसे कौन सी चीज़ आपको याद रखना है। पहले आता है स्टार्च। रुक जाओ, पहले आता है स्टार्च। स्टार्च के नीचे क्या लिखा है मैंने? 30%। 30% इसलिए लिखा है क्योंकि हमारा जो माउथ है ना, वहाँ पर सिर्फ जो स्टार्च का जो टोटल अमाउंट है उसका सिर्फ 30% ही डाइजेस्ट होता है। किसके द्वारा? टाइलिन। टाइलिन क्या है? सलाइवरी अमाइलेज। सलाइवरी अमाइलेज को टाइलिन कहते हैं। ठीक है, 30% वो डाइजेस्ट होता है, और डाइजेस्ट होकर क्या बनता है? माल्टोज। माल्टो कहाँ पर होता है? बकल कैविटी, मैंने यहाँ पर लिख दिया है। ठीक है, 30% स्टार्च बकल कैविटी में डाइजेस्ट होकर माल्टोज बनता है और टाइलिन के द्वारा डाइजेस्ट होता है। उसके बाद आ जाता है पेप्सिनोजन। पेप्सिनोजन कहाँ पर था? पेप्सिनोजन गैस्ट्रिक स्टोमक में हमने पढ़ाया था। स्टोमक का जो सेल है वहाँ से पेप्सिनोजन निकलता है। वहाँ पर कैसे निकलता है? वो इनएक्टिव फॉर्म में रहता है। इनएक्टिव से क्या होता है? वो एक्टिव फॉर्म में चला जाता है। किससे? हमारा पेप्सिन। याद है सबको? चलो, और हमारे पास क्या है? फिर आता है प्रोरैनिन। प्रोरैनिन कैसे आता था? इनएक्टिव फॉर्म में। इनएक्टिव फॉर्म में वो भी HCl के द्वारा वो भी एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट होता था। एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट होकर क्या बनता है? रेनिन। फिर आता था कैसिन। कैसिन क्या होता है? कैसिन होता है एक मिल्क प्रोटीन। मिल्क का जो प्रोटीन है, उस मिल्क प्रोटीन को हम क्या कहते हैं? कैसिन कहते हैं। ठीक है, ये सिर्फ इन्फेंट में देखने को इन्फेंट यानी कि जो प्रोरैनिन है ना, प्रोरैनिन सिर्फ इन्फेंट में देखने को मिलता है। ये देखो, फॉर इन्फेंट्स मैंने लिख दिया है यहाँ पर। इन्फेंट्स के अंदर से प्रोरैनिन को देखने को मिलता है। प्रोरैनिन क्या करता है? जो मिल्क का प्रोटीन होता है ना, यानी कि कैसिन प्रोटीन, उसको डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। इसीलिए जब आपका उम्र जब कम था, यानी कि आप जब बच्चे थे, तो आपका जो मिल्क है, मिल्क का डाइजेस्ट बहुत ही आसानी से हो जाता था। और जब आपका जो एज हो जाएगा, आप जब आपका बयस बढ़ जाएगा, आप ओल्ड एज हो जाओगे, तब जब आप मिल्क पियोगे ना, तो सही से डाइजेस्ट नहीं होगा, यानी कि प्रॉपर डाइजेस्ट नहीं होगा। ठीक है, तो कैसिन प्रोटीन जो है वो रेनिन के द्वारा, यानी कि इससे द्वारा वो क्या होता है? पैराकैसिन और फिर पैराकैसिनेट में वो कन्वर्ट होता है। पैराकैसिन में कैल्शियम आयन यानी कि Ca2+, जो हम जो कहते हैं ना, हमारे हाड़ में कैल्शियम कम गया है, तो बोन में कैल्शियम कम गया है, तो इसीलिए रुक जाओ, फिर से समझाता हूँ। तो कैल्शियम यहाँ पर पैराकैसिन से कैल्शियम जुड़कर क्या बनता है? कैल्शियम पैराकैसिनेट। क्या बनता है? कैल्शियम पैराकैसिनेट। कार्ड में ये रहता है। ठीक है, फिर कैल्शियम पैराकैसिनेट जो बना, उसमें पेप्सिन कौन सा? ये वाला पेप्सिन। ये पेप्सिन जाकर उसको प्रोटियोजेस और कैल्शियम आयन में उसे तोड़ देता है। ठीक है, तो फिर आपको पता चला क्यों जब आप छोटे थे तब आपको दूध पिलाया जाता था? क्योंकि जो हमारा जो बोन का जो ग्रोथ है, तब कम उम्र में ही होती है, ज़्यादा होती है। ठीक है, और जब आपका एज हो जाएगा, तब जो बोन ग्रोथ है वो थोड़ा सा घट जाता है, डिक्रीज़ हो जाता है। ठीक है, इसीलिए जब आप छोटे थे तब आपको दूध पिलाया जाता था, क्योंकि किस लिए? जो दूध का जो कैसिन प्रोटीन होता है, वो रेनिन के द्वारा
क्या होता है, पैराकैसिन पैराकैसिनेट हो जाता है। पैराकैसिन के साथ कैल्शियम जुड़ जाता है और जुड़ के क्या बनाता है, कैल्शियम पैराकैसिनेट। ठीक है, पैराकैसिन के साथ कैल्शियम जुड़ जाता है, कैल्शियम पैराकैसिनेट। और कैल्शियम पैराकैसिनेट को कौन तोड़ता है, पेप्सिन तोड़ता है। पेप्सिन कहाँ से आता है, पेप्सिन आता है पेप्सिनोजेन से, जो कि एक इनएक्टिव फॉर्म है पेप्सिन का। ठीक है, वहाँ से आता है। पेप्सिन उसे तोड़कर क्या करता है, उसे बना देता है प्रोटियोजेस और कैल्शियम आयन, कैल्शियम में। ये जो कैल्शियम है, ये कैल्शियम फिर हमारे बोन में चला जाता है। ठीक है, समझ गए मैकेनिज्म। चलो, ये आपको याद रखना होगा, कुछ नहीं किया जा सकता, इससे क्वेश्चन आता है इसीलिए याद रखना। सिंपल है, मैंने सब लिख दिया है ना सब। फिर आता है स्टार्च, और फिर से स्टार्च। इस बार क्या है, स्टार्च का 70% है इस बार। पेनक्रिएटिक एमाइलेज और एमाइलोप्सिन, ये याद रखना। पेनक्रिएटिक एमाइलेज को क्या कहते हैं हम, एमाइलोप्सिन कहते हैं। सलाइवरी एमाइलेज को क्या कहते हैं, सलाइवरी एमाइलेज को हम कहते हैं टायलिन। इंटेस्टाइनल जूस को क्या कहते हैं, सक्कस एंटेरिकस। समझ में आया। सलाइवरी एमाइलेज को कहते हैं टायलिन, पेनक्रिएटिक जूस को कहते हैं एमाइलोप्सिन जो है। और क्या है हमारे पास, इंटेस्टाइनल जूस जो होता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे कहते हैं हम सक्कस एंटेरिकस। याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिर आता है ट्रिप्सिनोजेन। ट्रिप्सिनोजेन ये एक इनएक्टिव फॉर्म है, मैंने पढ़ा दिया था ये भी। एंटेरोकाइनेज, शायद स्पेलिंग गलत लिखा है क्या, मतलब पता नहीं, मुझे स्पेलिंग में थोड़ा सा दिक्कत है, मैं पहले ही बता दे रहा हूँ। ठीक है, चलो, जो हमारा जो है ट्रिप्सिनोजेन इनएक्टिव फॉर्म में रहता है। एंटेरोकाइनेज के द्वारा वो ट्रिप्सिन में कन्वर्ट होता है। किस में कन्वर्ट होता है, ट्रिप्सिन में कन्वर्ट होता है। अब आप बोलोगे ये एंटेरोकाइनेज क्या है, कहाँ से आया। सिर्फ आप ये याद रखो, एंटेरोकाइनेज सक्कस एंटेरिकस का ही एक पार्ट होता है, यानी कि इंटेस्टाइनल जूस जो है, इंटेस्टाइनल जूस का ही एक पार्ट होता है एंटेरोकाइनेज, जो ट्रिप्सिनोजेन को इनएक्टिव फॉर्म से एक्टिव फॉर्म यानी कि ट्रिप्सिन में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, ये जो ट्रिप्सिन है ये फिर यहाँ पर काम आएगा और फिर यहाँ पर भी काम आएगा, दोनों जगह। यानी कि जो कीमोट्रिप्सिनोजेन होता है, यानी कि इनएक्टिव फॉर्म जो होता है, ये जो ट्रिप्सिन यहाँ पर बना, ये ट्रिप्सिन इस इनएक्टिव फॉर्म को ये एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट कर जाएगा, यानी कि केमोट्रिप्सिन में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, चलो, और यही ट्रिप्सिन जो बना है यहाँ पर, वो प्रोकार्बोक्सीपेप्टाइडेज यानी कि इनएक्टिव फॉर्म को कन्वर्ट कर देगा किसमें, कार्बोक्सीपेप्टाइडेज। ये क्या है, ये एक्टिव फॉर्म। समझ में आया। ट्रिप्सिनोजेन एंटेरोकाइनेज के द्वारा ट्रिप्सिन में कन्वर्ट होता है। केमोट्रिप्सिनोजेन ट्रिप्सिन के द्वारा केमोट्रिप्सिन में कन्वर्ट होता है। प्रोकार्बोक्सीपेप्टाइडेज ट्रिप्सिन के द्वारा कार्बोक्सीपेप्टाइडेज में कन्वर्ट होता है। ट्रिप्सिन और पेप्सिन, ये देखो यहाँ पर पेप्सिन और यहाँ पर ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन पेप्सिन में कंफ्यूज मत होना, पहले ही बता दे रहा हूँ। ठीक है, ट्रिप्सिन पेप्सिन में कंफ्यूज मत होना। पेप्सिनोजेन के बारे में जब बात होगा तब प्रोरेनिन गैस्ट्रिक लाइपेज वहाँ पर जो था उसमें बात होगी। और ट्रिप्सिन के द्वारा जो बात होगी पैंक्रियास से जो भी निकलता है, यानी कि पैंक्रियाटिक एमाइलेज में जो भी रहता है, ट्रिप्सिनोजेन केमोट्रिप्सिनोजेन पैंक्रियाटिक प्रोकार्बोक्सीपेप्टाइडेज, इन सब के बारे में बात होगी। ठीक है, याद रखना। और ये एक्टिव फॉर्म तो याद रखना बहुत ही है। सिमिलरली ट्रिप्सिनोजेन से जेन उठ गया, सिर्फ ट्रिप्सिन रह गया। केमोट्रिप्सिनोजेन से ट्रिप्सिन, उसके बाद जेन उठ गया, केमोट्रिप्सिन रह गया। प्रोकार्बोक्सीपेप्टाइडेज से प्रो उठ गया, कार्बोक्सीपेप्टाइडेज हो गया। ये तो पता ही चल रहा है, जब भी प्रो लगा रहेगा तो इनएक्टिव फॉर्म होगा। मैंने आपको पढ़ाया, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर में मैंने आपको पढ़ाया था। प्रोटॉक्सिन बीटी कॉटन में रहता है, जब भी वो इंसेक्ट के मिड गट एपिथेलियम से वो बाइंड होता है तब वो एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट होता रहता है। किसके लिए कन्वर्ट होता है, इंसेक्ट का जो गट का जो एल्कालाइन पीएच होता है उसके लिए उसका जो क्रिस्टल होता है वो सल्यूबलाइज हो जाता है, उससे वो एक्टिव टॉक्सिन में कन्वर्ट हो जाता है। पढ़ाया था, याद है? याद नहीं है तो एक बार रिवीजन कर लेना, या फिर जो मेरा जो रिवीजन सेशन है पॉडकास्ट को वो देख लेना। ठीक है, चलो। फिर आता है माल्टोज। ये देखो, ये माल्टोज, सुक्रोज और लैक्टोज, ये तीनों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। उसमें से ही अगर बोले तो सुक्रोज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो सुक्रोज है वो रेस्पिरेशन इन प्लांट्स में भी आपको ये जो है रिएक्शन आपको पढ़ना होगा, तो इसीलिए सबसे अच्छा है यहीं पर अच्छे से समझ लो। जो ग्लूकोज होता है, जो माल्टोज होता है, क्या होता है, वो ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है। माल्टोज है तो जो है ये माल्टेज होगा। माल्टोज अगर ग्लूकोज में कन्वर्ट होगा तो उसमें क्या लगेगा, माल्टेज लगेगा। सुक्रोज है तो सुक्रेज लगेगा। सुक्रेज
और क्या कह सकते हैं, और क्या दे सकते हैं, इन्वर्टेज। जो रेस्पिरेशन इन प्लांट है ना, वहाँ पर अब इन्वर्टेज ही वहाँ पर दिया है, ठीक है। आप वहाँ पर इन्वर्टेज पढ़ोगे, क्या पढ़ोगे, इन्वर्टेज। तो फिर इन्वर्टेज को ही याद रखना, ठीक है। यहाँ पर इन्वर्टेज को याद रखना। सुक्रोज में इन्वर्टेज दोगे तो क्या बनाएगा, वो भी ग्लूकोज बनाएगा और उसके साथ वो बनाएगा फ्रुक्टोज, ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज। लैक्टोज में क्या दोगे, लैक्टेज दोगे आप, लैक्टेज क्या बनाएगा, यहाँ पर भी ग्लूकोज बनाएगा और यहाँ पर भी गैलेक्टोज। यानी कि तीनों में कॉमन क्या है, यानी कि माल्टोज, सुक्रोज, लैक्टोज में कॉमन क्या है, तीनों में ही ग्लूकोज आएगा। उसके साथ सुक्रोज में एक्स्ट्रा आएगा फ्रुक्टोज, लैक्टोज के साथ आएगा गैलेक्टोज। कुछ सिमिलरिटी मिल रहा है ना, सुक्रोज के साथ फ्रुक्टोज, लैक्टोज के साथ गैलेक्टोज। ऐसे बोलना, सुक्रोज फ्रुक्टोज लैक्टोज गैलेक्टोज, सुक्रोज फ्रुक्टोज लैक्टोज गैलेक्टोज। ऐसे 5 बार 6 बार 10 बार बोलना, दिमाग में सेट हो जाएगा। अब जब भी फिर सुक्रोज कहाँ पर पढ़ोगे ना, सुक्रोज के साथ आपको याद आएगा फ्रुक्टोज। जब भी कहाँ पर भी लैक्टोज पढ़ोगे तो गैलेक्टोज याद आएगा। कहीं पर अगर गैलेक्टोज पढ़ोगे ना तो वहाँ पर लैक्टोज याद आएगा, आपके दिमाग में वो सेट हो जाएगा। डाइपेप्टाइड जो है, डाइपेप्टाइड डेज लगता है, सिर्फ डेज लगा देना है, ठीक है। यहाँ पर भी देख सकते हो लैक्टेज, सुक्रेज, इन्वर्टेज, सुक्रेज, ऐसा है। डाइपेप्टाइड्स के साथ डाइपेप्टाइड डेज, और किस में कन्वर्ट होता है, अमाइनो एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। जो जो क्वेश्चन आएगा आ सकता है, मैंने वहीं लिखा है। ये इस रिएक्शंस के बाहर तो है कुछ नहीं, और कुछ रहेगा भी तो आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अमाइनो एसिड्स, जो न्यूक्लियोटाइड्स होता है उसके अंदर क्या आता है, न्यूक्लियोटाइडेज। क्या आता है, न्यूक्लियोटाइडेज। वो किस में कन्वर्ट होता है, न्यूक्लियोसाइड्स और फॉस्फेट में कन्वर्ट होता है। न्यूक्लियोटाइड्स, न्यूक्लियोसाइडेज और फॉस्फेट में कन्वर्ट होता है किसके द्वारा, न्यूक्लियोटाइडेज के द्वारा। यहाँ पर डेज है, क्या है, डेज है। यहाँ पर क्या है, साइडेज है। न्यूक्लियोटाइडेज, न्यूक्लियोसाइडेज, याद रखना। टाइडेज, साइडेज, दोनों में अंतर है, डिफरेंस है दोनों में, याद रखना। इसीलिए बार बार बता रहा हूँ। न्यूक्लियोटाइडेज के द्वारा न्यूक्लियोसाइडेज में कन्वर्ट होता है और उसके साथ बनता है फॉस्फेट, ठीक है। अब न्यूक्लियोसाइडेज में, न्यूक्लियोसाइड में न्यूक्लियोसाइडेज मिलाकर, न्यूक्लियोसाइड में न्यूक्लियोसाइडेज मिलाकर उसे किस में कन्वर्ट किया जाता है, पेंटोज शुगर और नाइट्रोजन बेसेस में कन्वर्ट किया जाता है, ठीक है। मैकेनिज्म को फिर से सुनो, ध्यान से सुनो। जो न्यूक्लियोटाइड है, न्यूक्लियोटाइड में न्यूक्लियोटाइडेज मिलाकर उसे न्यूक्लियोसाइड और फॉस्फेट में कन्वर्ट किया जाता है, ठीक है, हो गया। अब न्यूक्लियोसाइड में न्यूक्लियोसाइडेज मिलाकर उसको पेंटोज शुगर और एंड नाइट्रोजन बेसिस में कन्वर्ट किया जाता है, ठीक है। चलो समझिए। अब आ जाता है वेरी इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग और जानना भी ज़रूरी है, एब्जॉर्प्शन। कहाँ पर हमारा हमने जो पढ़ा, ये बकल कैविटी, इसोफेगस, स्टोमक, लीवर, पता नहीं और क्या क्या हमने पढ़ लिया। लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, सब कुछ पढ़ लिया हमने, हो गया सारा, मैंने सारा कुछ पढ़ा दिया। आपने भी पढ़ा होगा। तो डाइजेशन के बारे में तो हमने पढ़ लिया। अगर सिर्फ डाइजेस्ट होने में तो एनर्जी भी खर्च होता है ना, तो अगर सिर्फ डाइजेस्ट ही होगा और हमको कुछ मिलेगा नहीं तो कैसे होगा। डाइजेस्ट के दौरान ऐसा भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारा शरीर का है वो भी वेस्ट हो सकता है अगर वो रीएब्जॉर्ब नहीं हुआ। डाइजेस्ट करके हमें जो सारा उससे चीज़ मिलेगा वो अगर हम एब्जॉर्ब नहीं करें तो वो तो लॉस हो जाएगा ना हमारा। तो कहाँ पर कौन सा चीज़ एब्जॉर्ब होता है ये भी थोड़ा सा हमको जानना ज़रूरी है, ठीक। पहले तो आता है बकल कैविटी। बकल कैविटी में क्या होता है लिटिल बिट ऑफ एल्कोहल। सारा एल्कोहल नहीं है, कुछ एल्कोहल। अगर आप पहले ही बता दे रहे हो, कोई ये ट्राई करके नहीं देखेगा, ठीक है, ये डिस्क्रिमिनर, ये कोई ट्राई करके नहीं देखेगा। अगर किसी ने अगर अल्कोहल मुंह में लिया, ठीक है, और उसे विदाउट माने कि उसे वो डीग्लूटिनेट के समझाना, तो हिंदी बोलने में थोड़ी सी तकलीफ होती है, बंगाली में आसानी से समझ जा सकता था। अगर किसी ने मुंह पे अल्कोहल लेकर उसे मुंह में ही घुराना स्टार्ट कर दिया तो क्या होगा, थोड़ी देर बाद देखा जाएगा कि जो अल्कोहल ना वो मुंह में ही एब्जॉर्ब हो जाएगा। यानी कि अगर मैं खुद का एग्जांपल दूँ, अगर अल्कोहल मुंह पे लेकर बैठा रहूँ तो वो अल्कोहल मेरा मुंह में ही एब्जॉर्ब हो जाएगा। उसको अगर मैं डीग्लूटिनेट ना भी करूँ तो भी वो एब्जॉर्ब हो जाएगा मुँह में ही। लेकिन सारा अल्कोहल अगर आप करते ही रहो ऐसा, तो एक टाइम ऐसा आएगा जब और एब्जॉर्ब शायद नहीं होगा, ठीक है।
इसीलिए बोल रहा है ए लिटिल बिट ऑफ अल्कोहल, मतलब सारा अल्कोहल नहीं, थोड़ा सा अल्कोहल मुंह में भी एब्जॉर्ब हो जाता है, ठीक है। सम मेडिसिन, ऐसा कुछ मेडिसिन है जो इमरजेंसी में काम आता है, अगर उसे हम खाए, डीग्लूटिनेट करें, फिर वो अगर हमारा स्टोमक तक पहुँचे तब तक शायद बहुत देर हो जाएगा। तो ऐसा कुछ भी मेडिसिन होता है जो मुंह में देने से ही तुरंत वो एब्जॉर्ब हो जाता है, मुंह में ही एब्जॉर्ब, ताकि वो काम करना जल्दी से स्टार्ट कर सके। इमरजेंसी मेडिसिन जो कुछ होता है वो ऐसे टाइप का होता है, ठीक है। इसीलिए सम मेडिसिन किया है, सब मेडिसिन नहीं, सम कुछ मेडिसिन। इसोफेगस जो है उसमें कोई भी एब्जॉर्प्शन नहीं देखा जाता, कुछ भी एब्जॉर्प्शन नहीं होता, वो कोई भी एंजाइम भी रिलीज़ नहीं करता, सिर्फ म्यूकस रिलीज़ करता है जो कि है फूड पार्टिकल को एक दूसरे के साथ जोड़ रखने में और पेरिस्टल्सिस में वो हेल्प करता है, ठीक है, ताकि वो आसानी से मूवमेंट हो। अब आता है स्टोमक। स्टोमक का तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। ए लिटिल बिट ऑफ H2O, यानी कि थोड़ा कुछ जो पानी है वो एब्जॉर्ब, थोड़ा पानी एब्जॉर्ब होता है स्टोमक में, ठीक है। सब पानी नहीं, फिर से बता रहा हूँ, ए लिटिल बिट ऑफ H2O। कुछ अगर लिखा रहा है कि H2O एब्जॉर्ब होता है स्टोमक में तो फिर गलत हो जाएगा। अगर लिखा रहे सम H2O या लिटिल बिट ऑफ H2O, ऐसा कुछ लिखा रहे तो फिर वो होगा। और अगर आप ऐसा देखते हो कि दिया रहे H2O एब्जॉर्ब होता है और तीनों चीज़ें दिया है ऑप्शन में जो कि कम्प्लीटली गलत है, तो फिर H2A करेक्ट होगा, ठीक है। यानी कि सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करेगा। क्वेश्चन प्रैक्टिस करते करते ये सारे चीज़ आपको पता चल जाएगा, ठीक है। मैंने बता दिया सिर्फ अभी, लेकिन क्वेश्चन प्रैक्टिस करते करते ये सारा चीज़ आपको पता चल जाएगा, टेंशन मत। और मैं ये शायद मेरा 8 या 9वां चैप्टर है, तो 8th चैप्टर है शायद ये मेरा, तो मैं सोच रहा हूँ कि एक टेस्ट लूँगा। अगर पहले 10 चैप्टर्स कंप्लीट हो जाए फिर एक टेस्ट लूँगा मैं, ठीक है। कुछ सॉल्ट भी उसमें एब्जॉर्ब होता है, सम सॉल्ट एब्जॉर्ब होता है, सम अमाउंट ऑफ ग्लूकोज, यानी कि कुछ ग्लूकोज और कुछ सॉल्ट भी उसमें एब्जॉर्ब होता है। ये देखो यहाँ पर लिखा हुआ है सिर्फ अल्कोहल, यानी कि सारा अल्कोहल स्टोमक में ही एब्जॉर्ब होता है। सारा अल्कोहल, जितना भी आप अल्कोहल पियो, अगर आप मान लो कि मुंह में एब्जॉर्ब ही नहीं हुआ, ठीक है, आपने पी लिया पानी की तरह, आपने पिया, ढक ढक करके आपने पी लिया, ठीक है, सारा अल्कोहल स्टोमक में एब्जॉर्ब हो जाएगा, ठीक है, ऐसा होता है। कुछ ड्रग्स पाए जाते हैं, कुछ ड्रग्स एब्जॉर्ब होता है, सम ड्रग्स, जैसा कि उसका एक एग्जाम्पल है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पल याद रखना, एस्पिरिन। एस्पिरिन जो ड्रग होता है वो स्टोमक में एब्जॉर्ब होता है, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या एब्जॉर्ब होता है? मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन स्मॉल इंटेस्टाइन में देखा जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम, इसके बारे में बात नहीं हो रहा है। ईसोफेगस, स्टोमक, माउथ, इन चीज़ों के तुलना में बात हो रही है। इन चीज़ों के तुलना में स्मॉल इंटेस्टाइन में ज़्यादा एब्जॉर्प्शन देखने को मिलता है। और स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है ड्यूडेनम, ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम पार्ट है। इन तीनों पार्ट में से सबसे ज़्यादा जेजुनम में देखने को मिलता है। अब समझ में आया? स्टोमक, माउथ, लार्ज इंटेस्टाइन, इन सारे चीज़ों के तुलना में स्मॉल इंटेस्टाइन में सबसे ज़्यादा जो है एब्जॉर्प्शन देखने को मिलता है। और स्मॉल इंटेस्टाइन में भी ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम में से सबसे ज़्यादा जेजुनम में देखने को मिलता है, ठीक है, याद रखो। ड्यूडेनम में क्या होता है? फेरिक और कैल्शियम एब्जॉर्ब होता है, ठीक है। जो जेजुनम है उसमें जो एब्जॉर्प्शन होता है पैसिव होता है, एब्जॉर्प्शन पैसिव होता है। पैसिव की दो तरीके के होते हैं, सिंपल डिफ्यूजन पैसिव में अंदर आता है और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन भी जो है पैसिव के अंदर आता है, ठीक है। ये कब कहाँ पर पढ़ोगे? देखो, दो और एक है एक्टिवेटेड ट्रांसपोर्ट। वो जो है वो क्या होता है, वो एक्टिव प्रोसेस होता है, ठीक है। वो किसमें? ट्रांसपोर्टिंग प्लांट में है वो, ठीक है, वहाँ पर वो पढ़ेंगे। तो जो पैसिव प्रोसेस है उसके अंदर आता है सिंपल डिफ्यूज़न और फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न। सिंपल डिफ्यूज़न में क्या है? ग्लूकोज है, एमाइनो एसिड्स है, क्लोराइड आयंस है। फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न में क्या है? फ्रुक्टोज आता है, ठीक है, याद रखना। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये भी याद रखना। जो इलियम जो है वो विटामिन, वहाँ पर विटामिन B12 एंड बाइल सॉल्ट का एब्जॉर्प्शन देखने को मिलता है। इलियम में विटामिन B12 और बाइल सॉल्ट्स का एब्जॉर्प्शन देखने को मिलता है। फैट एब्जॉर्प्शन कैसे होता है? फैट जो एब्जॉर्ब होता है तीन चीज़ों का होता है, मोनोग्लिसराइड, फैटी एसिड, ग्लिसरॉल। मोनोग्लिसराइड, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल, इन तीनों चीज़ों का जो फैट का जो इन तीनों चीज़ें हैं इनका एब्जॉर्प्शन होता है।
जो ये जो तीनों है ये इनसाइड द सेल ऑफ विलाई, विलाई का जो सेल है उसके अंदर डिफ्यूज़ होता है, विलाई का सेल के अंदर डिफ्यूज़ होता है। ये टर्म है काइलोमाइक्रोन। ये काइलोमाइक्रोन क्या वाला है? अब काइलोमाइक्रोन है ट्राइग्लिसराइड प्लस कोलेस्ट्रॉल कोट, यानी कि अगर ट्राइग्लिसराइड के ऊपर अगर कोलेस्ट्रॉल का कोई कोट होगा तो उस जो है उसको हम काइलोमाइक्रोन कहेंगे, ठीक है। इनका जो साइज होता है ये बहुत ही बड़ा होता है, ठीक है, बहुत ही बड़ा होता है। इसीलिए ये जो है ये ब्लड कैपिलरी के अंदर ये जा नहीं सकते, क्योंकि ब्लड कैपिलरी जो होता है पतला होता है, उसके अंदर ये बड़े बड़े चीज़ें नहीं जा सकते। इसीलिए क्या होता है वो लिम्फ कैपिलरी के अंदर आते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम लैक्टल कहते हैं। साइज बड़ा होने के वजह से जो काइलोमाइक्रोन्स होते हैं वो लिम्फ कैपिलरी के अंदर आता है, और लिम्फ कैपिलरी को हम क्या कहते हैं, लैक्टल कहते हैं। समझ गए? जो लार्ज इंटेस्टाइन है उसमें H2O मिनरल्स और एंड सम ड्रग्स जो होते हैं वो एब्जॉर्ब होते हैं। क्या क्या होते हैं? H2O मिनरल्स एंड सम ड्रग्स, ठीक है। जो डेफिकेशन है, अब डेफिकेशन एक टर्म है एनसीईआरटी में दिया है, ये क्या है? ये है रिमूवल ऑफ फीसेस कॉल्ड डेफिकेशन। जो फीसेस का रिमूवल होता है उसे हम डेफिकेशन कहते हैं। ये एक वॉलेंट्री प्रोसेस है। अब वॉलेंट्री किसे है? जिसको आप कंट्रोल कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको आर जाए कि मुझे अब जाना है, तो क्या आप सांस तुरंत चले जाते हो, यानी या फिर कुछ देर आप उसे कंट्रोल भी आप कर सकते हो। अगर आप कहीं बाहर हो, अगर आपको फील हुआ कि नहीं मुझे जाना है, तो आपकी अगर आपके पास तुरंत अगर कोई भी ऑप्शन नहीं हो जाने की, तो क्या आप क्या करते हो? तुम कंट्रोल करते हो उसे थोड़ा। तो कंट्रोल अगर आप कर पाते हो कि किसके लिए कंट्रोल कर पाते हो, क्योंकि वो वॉलेंट्री प्रोसेस है। अगर वो इनवॉलेंट्री प्रोसेस होता, यानी कि स्मूथ मसल का जो होता अगर होता, तो फिर तब आपको कंट्रोल नहीं कर पाते, क्योंकि तब इनवॉलेंट्री हो जाता वो। आपका जो हार्ट है, अगर आपके हार्ट को कंट्रोल कर सकते हो, बोल सकते हो जो तुम अभी चलना, अभी बंद रहना, अभी चलना, मैं जब बोलूँगा तुम तभी पंप करना ब्लड को, मैं जब बोलूँगा तुम पंप करना बंद कर दोगे। अगर आप बोलोगे ना पंप करना बंद कर दोगे तो आप भी बंद पड़ जाओगे ठीक है कि ना? तो वो जो है वो इनवॉलेंट्री होता है, यानी कि आप अपने हार्ट को आप कंट्रोल नहीं कर सकते, वो खुद ही काम करता है, तो इनवॉलेंट्री है। लेकिन आपका जो ये डेफिकेशन है इसे आप कंट्रोल कर सकते हो, इसलिए एक वॉलेंट्री प्रोसेस है। जिस प्रोसेस को आप कंट्रोल कर सकते हो उसको वॉलेंट्री प्रोसेस कहते हैं, जिसको आप नहीं कर सकते हो कंट्रोल उसे इनवॉलेंट्री कहते हैं, ठीक है। चलो, और ये एक न्यूरल रिफ्लेक्स है। क्या है? न्यूरल रिफ्लेक्स, यानी कि न्यूरल कंट्रोल इसका होता है, ठीक है। इसीलिए एक फील आता है आज का कि हमें अब जाना है, ठीक है। इजेकुलेट के लिए हमें जाना है, ठीक है। थोड़ा सा अब से समझ गए होगे कि मैं क्या कहना चाहता हूँ, ठीक है, अब समझ पा रहे होगे। चलो, कैलोरीफिक वैल्यू। कैलोरीफिक वैल्यू क्या है? एनर्जी रिक्वायरमेंट। क्या है? एनर्जी रिक्वायरमेंट ऑफ एनिमल्स, यानी कि एनिमल्स का कितना एनर्जी रिक्वायरमेंट है, और एनर्जी कंटेंट ऑफ फूड आर एक्सपोज्ड इन टर्म्स ऑफ हीट एनर्जी। पहले तो ये तो डेफिनेशन नहीं है, ये मैंने सिर्फ लाइन लिख दिया। हीट एनर्जी के टर्म्स पर वो क्या कहता है, उसको हम क्या कहते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं। 1 किलो मोल यानी कि 1 के मोल, 1 किलो मोल इज द अमाउंट ऑफ मैनी रिक्वायर्स टू रेज द टॉप ऑफ 1 kg वाटर बाई 1 डिग्री। ये क्या लिखा है? ये गलत लिखा है, जो डेफिनेशन है गलत है, डेफिनेशन गलत है, ठीक। 1 किलो मोल इज द अमाउंट ऑफ क्या है, इज द अमाउंट ऑफ मैनी रिक्वायर्स टू रेज द टॉप ऑफ, इसका जो है मीनिंग ऐसा होगा, इंग्लिश गलत लिखा है, ठीक है। जो 1 kg यानी कि 1 kg वाटर जो है उसका 1 डिग्री सेंटीग्रेड जो टेम्परेचर है उसको इंक्रीज़ करने के लिए 1 किलो मोल, रुक जाओ मैं ये क्लास के बाद मैं लिख दे रहा हूँ, ठीक है, ये मैं क्लास के बाद लिख दूँगा, यानी कि बाकी कुछ मैं पहले पढ़ा लेता हूँ फिर लिख दूँगा। चलो, जो कैलोरीफिक वैल्यू होता है वो ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू होता है, फिजियोलॉजिकल कैलोरीफिक वैल्यू होता है। जो ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू होता है उसका जो तीनों जो टर्म है इसका याद रखना, क्वेश्चन यहीं पर आता है, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट होता है 4.1, प्रोटीन का होता है 5.65 किलो कैलोरी,
फैट का होता है 9.45 किलो कैलोरी, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट का 4.1 किलो कैलोरी, प्रोटीन का 5.65 किलो कैलोरी, फैट का होता है 9.45 किलो कैलोरी। हाँ, ये तो हो गया। ये देखो, मेल के लिए हर रोज़ 2800 किलो कैलोरी एनर्जी लगता है और एक फीमेल के लिए 1200 किलो कैलोरी लगता है। अब डिसऑर्डर्स देख लो। पहले जॉन्डिस आएगा, ये क्या है, पहले जॉन्डिस आएगा, फिर वोमिटिंग आएगा, उसके बाद आएगा जॉन्डिस। किसका है? लीवर का एक डिजीज़ है, ठीक है। स्किन और आइज़ जो होते हैं वो येलोइश कलर का हो जाते हैं। बिलीरुबिन का जो इंक्रीज़ हो जाता है एबनॉर्मली, यानी कि हमारे शरीर के अंदर बिलीरुबिन डिपोजिशन स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। इसीलिए वो येलोइश कलर का स्किन और आइज़ हो जाता है। जो वोमिटिंग होता है वो क्या होता है? वो इजेकुलेशन होता है कंटेंट का। कौन सा कंटेंट का? स्टोमक का, यानी कि स्टोमक के अंदर जो खाना है वो इजेकुलेशन के थ्रू मुंह से बाहर आ गया। एसोफेगस से ही आएगा, नहीं तो किससे आएगा? एसोफेगस भाया माउथ इज कॉल्ड वोमिटिंग। अगर मुंह से अगर स्टोमक का खाना अगर निकल के आ गया तो उसे हम वोमिटिंग कहते हैं, ठीक है। जो हमारा वोमिट सेंटर है उस किसको कहते हैं? मेडुला को हम वोमिट सेंटर कहते हैं, कंट्रोल करता है, ठीक है। वोमिटिंग के पहले जो हमें जो फील होता है उससे हम क्या कहते हैं? वोमिट का उसे हम क्या कहते हैं? नोजिया। क्या कहते हैं? नोजिया। इम्पोर्टेंट है, फिलहाल की एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन आपको ये जानना भी ज़रूरी है। ये टर्म हमारा नॉर्मल ज़िंदगी में भी काम आता है और जानना भी ज़रूरी है, आता है क्वेश्चन। अब है डायरिया। डायरिया किसे कहते हैं? रैपिड एबनॉर्मल मूवमेंट ऑफ लिक्विड फीसेस। अगर आपको लिक्विड फीसेस हो रहा है, आप जा रहे हो, आ रहे हो, आ रहे हो, जा रहे हो, अगर ऐसा सिचुएशन आपका अगर चल रहा है तो आपको कह सकते हैं कि उसको डायरिया हो गया है, ठीक है। अब आता है कॉन्स्टिपेशन। आपको बाथरूम जाने से ही डर लग रहा है, आपको पता है मैं किसके लिए कह रहा हूँ, कौन सा चीज़ होने से ये होता है। आपको बाथरूम जाने से ही डर लग रहा है कि नहीं जाऊँगा बाथरूम ऐसा फील हो रहा है, ठीक है। तो ये क्यों होता है? आपको सबको पता है ये फील क्यों होता है। जो होता है, ये जो फीसेस होता है वो हमारा कोलन एंड रेक्टम में वो रह कर वो सूख जाता है। सूख जाके क्या होता है? हार्ड हो जाता है। और क्योंकि पेरिस्टालसिस जो होता है लार्ज इंटेस्टाइन में वो कम हो जाता है, ठीक है। समझ गए क्या चीज़ होता है? ट्रीटमेंट क्या है? सिरप लेना पड़ता है मैग्नीशियम आयन का, ठीक है, जिसमें मैग्नीशियम का कंटेंट ज़्यादा हो। एक चीज़ बताना चाहता हूँ, ये देखो हमारा लार्ज इंटेस्टाइन का क्या होता है। ये तो असेंडिंग है, ये मैंने असेंडिंग को छोड़ दिया, ठीक है। अब मैं ट्रांसवर्स को सिर्फ दिखाऊंगा। ऐसा कुछ होता है, ये असेंडिंग होता है, ये डिसेंडिंग, इसको छोड़ दो। यहाँ पर जो है ना, अगर आप जो है बर्गर पिज़्ज़ा ऐसा जो खाना है, यानी कि जो मैदे का जो खाना होता है वो अगर आप ज़्यादा खाते हो और पानी अगर कम पीते हो तो जो खाना है ना वो ऐसे जो है जम जाता है। कैसे? ऐसे जो है वो यहाँ पर जम जाता है, ठीक है। इससे बहुत ही तकलीफ होती है। अगर आप पानी पियोगे ना तो ये जो है ये यहाँ से ये निकल जाएगा, ठीक है। यहाँ से निकल के ये आएगा। अगर ये यहाँ पर अगर पड़ा रह गया तो आपको जो है थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील होगा, ठीक है। अनकंफर्टेबल आपको फील होगा, तो इसीलिए वो सारे खाना ज़्यादा मत खाना, ठीक है। अब आ जाता है इंडाइजेशन। इंडाइजेशन क्या है? फूड प्रॉपरली आपका डाइजेस्ट नहीं हुआ, या फिर जो है आपको फील हो रहा है, इसीलिए आपको फील हो रहा है कि मेरा पेट अभी भरा है, ठीक है, मुझे कुछ नहीं, मुझे खाने का मन नहीं, मेरा पेट अभी भरा है। और भरा कैसे रहेगा? अगर फूड डाइजेस्ट नहीं होगा तो आपको तो लगेगा ही ऐसा फील होगा। क्या कारण हो सकता है खाना डाइजेस्ट नहीं होने का? एंग्जाइटी हो सकता है, ओवर ईटिंग की वजह से हो सकता है, टेकिंग टू मच स्पाइसी फूड, अगर आप स्पाइसी फूड ज़्यादा खाते हो तो इसके वजह से हो सकता है, ठीक है। चलो, इन्फ्लामेशन ऑफ इंटेस्टाइन। इन्फ्लामेशन ऑफ इंटेस्टाइन क्या होता है? बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है, वायरल इन्फेक्शन हो सकता है, ठीक है। वार्म्स के अटैक भी हो सकता है, कैसे? जैसे टैप वार्म, राउंड वार्म, हुक वार्म। राउंड वार्म में एस्केरिस आ जाता है, क्या आता है? एस्केरिस आ जाएगा, राउंड वार्म में एस्केरिस आ जाएगा। एक है टेम, प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन, ठीक है। दो तरह के होते हैं। एक बात, इसको पढ़ाने से पहले मैं एक बात आपको बता देना चाहता हूँ, दोनों चीज़ों का ही
जो है सेम सेम सब कुछ होता है, ठीक है, वही रहेगा। जो वेट घट जाता है, ऐसा होता है वैसा होता है, लीन्स बाहर आ जाते हैं, ऐसा कुछ हो जाएगा, दोनों का ही यह आएगा, ठीक है। लेकिन वो सब पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन में जो है हमारा, मैंने जो यहाँ पर 1 और 2 पॉइंट लिखा है, क्वेश्चन यहाँ से आएगा। और अगर सिम्टम्स दे के अगर पूछे कि ये किसका सिम्टम्स है, क्वासियोरकर का या मैरास्मस का, तो वहाँ पर एक टर्म लिखा होगा ओडिमा। अगर ओडिमा के बारे में नहीं लिखा है तो फिर आंसर हो जाएगा मैरास्मस, क्योंकि मैरास्मस में ओडिमा एब्सेंट होता है। और अगर ओडिमा के बारे में लिखा है कि ओडिमा देखा जाता है तो वहाँ पर होगा क्वासियोरकर, क्योंकि दोनों का ही सिम्टम्स लगभग सेम होते हैं, सिर्फ एज का फ़र्क होता है। अगर एज बोल देगा तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। और अगर डेफिशिएंसी के बारे में बोला रहेगा तो भी आपको पता चल जाएगा। लेकिन अगर सिम्टम्स दिया है, सिर्फ सिम्टम्स के ऊपर अगर आपको बोलना है तो फिर आप सिर्फ ये याद रखना, क्वासियोरकर के ओडिमा प्रेजेंट होता है और मैरास्मस में ओडिमा एब्सेंट होता है। ओडिमा को देखकर ही आप समझ जाओगे, और दूसरा कोई भी ऑप्शन आपको देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सिम्टम्स और ओडिमा दिया रहेगा, मेरे ऊपर यकीन करो, मैं आपको बता रहा हूँ, ओडिमा दिया रहेगा क्वेश्चन में अगर सिम्टम्स देंगे तो, ठीक है। प्रोटीन डेफिशिएंसी की वजह से क्वासियोरकर होता है, और प्रोटीन और एनर्जी दोनों चीज़ों की डेफिशिएंसी की वजह से क्या होता है, मैरास्मस होता है। अब आ जाते हैं एज। आपको ये बहुत दिक्कत होती है कि एज कैसे याद है। अच्छा, जो ये जो क्वासियोरकर है, ये जो मैरास्मस है, क्वासियोरकर स्पेलिंग जो होता है वो मैरास्मस से बड़ा होता है ना। पहले अब ये बताओ मुझे, क्वासियोरकर का जो स्पेलिंग है वो मैरास्मस से बड़ा है या छोटा है? बड़ा है, पता है सबको, क्वासियोरकर का स्पेलिंग मैरास्मस से बड़ा है। तो आप सिर्फ ये याद रखना, जिसका स्पेलिंग बड़ा है यानी कि क्वासियोरकर बड़ा है तो इसका एज होगा 1 साल से ज़्यादा के बच्चों में देखा जाता है, ठीक है। मैरास्मस छोटा है, स्पेलिंग छोटा है, क्वासियोरकर के तुलना में छोटा है, इसलिए वो 1 साल के कम उम्र के बच्चों में देखा जाएगा। क्वासियोरकर 1 साल के ज़्यादा बड़ा स्पेलिंग है, इसलिए मैरास्मस 1 साल से छोटा स्पेलिंग है, इसलिए, ठीक है। ये देखो लिख भी दिया है मैंने, लेस देन 1 ईयर, मोर देन 1 ईयर, हो गया। आज का क्लास हमारा यहीं पर होता है ख़त्म। आज का ये हमारा 4th लेक्चर था, बहुत ही इजी था। सिर्फ रिएक्शंस थे, कुछ डाइजेस्टिव रिएक्शंस थे, एब्जॉर्प्शन के बारे में थोड़ा कुछ पढ़ना था, कहाँ पर क्या एब्जॉर्ब होता है, कैसे होता है, और ये डिसऑर्डर्स, छोटा 3 हमारा टॉपिक था, ख़त्म हो गया ये हमारा। कल हम इसका जो है क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन देखेंगे, ठीक है। और लगभग 60-70 में क्वेश्चन ऐसे लेकर 60 to 70 क्वेश्चन लेकर मैं आऊँगा, और जो है परसों हम इसका जो है PYQ सेशन देखेंगे, ठीक है। और उसके बाद शायद मैं क्या स्टार्ट करूँ बताओ, इकोलॉजी स्टार्ट करूँगा, ठीक है। इकोलॉजी का कोई भी एक जो है, टोटल 4 चैप्टर है ना इकोलॉजी के अंदर, कोई भी एक चैप्टर में स्टार्ट कर दूँगा, ठीक है। इन्वायरमेंटल इशू कराऊंगा या फिर इकोसिस्टम कराऊंगा, दोनों, या बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन भी चल सकता है, वो भी अच्छा चैप्टर है, देखते हैं क्या करा देते हैं, ठीक है। तो चलो यहीं पर ही आज के लिए बस इतना ही, यहीं पर ख़त्म करते हैं हमारा आज का सेशन। और तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, पढ़ते रहिए, अलविदा मेरे दोस्तों। चलो बच्चों, बाय।